हेलो बच्चों। क्लास ट्वेल्थ के अंदर मेटाफिजिकल पोइट्री नाम से जो लिटरेरी टर्म्स दे रखा है उसमें ये छोटा सा वीडियो है उन बच्चों के लिए स्पेशली जो मेटाफिजिकल टर्म को ये समझ नहीं पाए हैं या फिर इस पोइट्री में कैसे आंसर देना है या क्या लिखना है तो और उनका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए एक छोटी सी वीडियो है ये वाली। इसमें कुछ ज़्यादा हम लाइन टू लाइन नहीं लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को कि मेटाफिजिकल जो पोइट्री है तो उसके अंदर ये मान कर चलना या ये है कि 17वीं सेंचुरी के जो जितने भी कवि हुए थे, जो पोइट्स थे, उन्होंने जो रचनाएं लिखी है, उनकी जो क्रिएशंस थी, जो पोएम्स थी, वो कुछ अलग हटके थी। उस टाइम पर जो चीज़ सोची जाती थी, जो कन्वेंशनल थॉट्स होते थे या नेचुरल जो थॉट्स होते हैं, उससे कहीं हटकर दूसरे विचार उन्होंने दिए जिनके बारे में सामान्य जनता कल्पना नहीं कर सकती, जिनके बारे में एक नेचुरल थॉट्स नहीं बन सकती। तो ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं, जो जो जनरल सोच रखते ही नहीं है, तो उनको यूँ बोला जाएंगे कि यार ये तो बहुत बुद्धिमान है, लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यार, बहुत अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं। तो एज ए कंटेंट उन लोगों को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक अलग से क्लासिफाइड कर दिया, मेटाफिजिकल पोइट्स। इसको हम शुरू करते हैं। इन 17th century द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वाज फर्स्ट यूज्ड एज ए कंटेम्प्ट मतलब एक तिरस्कारपूर्ण का मतलब ये है क्योंकि ये लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे, ये सुपर इंटेलिजेंट समझते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते थे। ये मान के चलते थे कि ये लोग क्या जाने, हम तो अलग ढंग से सोचेंगे, हम तो अलग ढंग से रचनाएं करेंगे। तो ऐसी जनरल थॉट से हटकर जो सोचते थे, ऐसी जनरल थॉट से हटकर के जो उन्होंने रचनाएं करी है, तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनको एज ए कंटेम्प्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है। तो मेटाफिजिकल पोट्री वाज फर्स्ट यूज्ड एज ए कंटेम्प्ट अगेंस्ट द पोट्री ऑफ जॉन डन, अब्राहम कोहली, एंड्रू मार्वेल एक्सेट्रा बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो यहाँ पर जो आपको नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नाम ध्यान रखना है क्योंकि उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है। इस मेटाफिजिकल पोएट्री जो टर्म है इसको उन्होंने कॉइन किया है, रचना की है। ये जो नाम डॉक्टर जॉन डन, अब्राहम कोहली और एंड्रू मार्वेल, ये उस समय के बहुत प्रसिद्ध पोइट्स थे। इट डोनेट्स द हैबिचुअल डेविएशन from naturalness of thought and style for novelty and quaintness by these poets। यहाँ पर ये बात है हैबिचुअल डेविएशन था। हैबिचुअल डेविएशन का मतलब जिनकी आदत बन गई थी लीक से हटकर कुछ लिखने की, जो लीक से हटकर कुछ लिख रहा है, जिनकी आदत हो गई है, जो अपने आप को एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, तो दैट इज हैबिचुअल डेविएशन। तो ये क्या था? हैबिचुअल डेविएशन था फ्रॉम नेचुरलनेस ऑफ थॉट। जो एक नेचुरलिटी ऑफ थॉट की होती है, या फिर जो उस समय की जो कन्वेंशनल जो थॉट थी उससे हट करके जो हैबिचुअल डेविएशन बन गई, जो आदतन उनका नयापन लेकर आने की कोशिश थी। क्या लिखा है? एंड स्टाइल फॉर नोवेल्टी, नयापन, एंड क्वेंटनेस, जो अनइवननेस या मैचलेस, जो अजीब था, जो वंडर था। क्वेंटनेस का मतलब जो अनइवननेस बोले या फिर वंडर बोले या फिर जो क्या बढ़ा सकता है कि जो विचित्र चीज़ होती है, यूनिक। तो अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए, नयापन लाने के लिए उन्होंने जो उनकी आदत थी एक कन्वेंशनल थॉट से अलग हटके, उस लीक से अलग हटकर लिखने की, तो दैट इज द हैबिचुअल डेविएशन फ्रॉम नेचुरलनेस ऑफ थॉट एंड स्टाइल फॉर नोवेल्टी एंड क्वेंटनेस बाय दीज पोएट्स। देयर विश वाज टू से what they hoped had never been said before। उनकी आशा क्या होती थी, उनकी इच्छा क्या होती थी? कुछ ऐसा नया बताने की जिसके बारे में पहले किसी ने बात ही ना करी हो। दे एंजॉयड इन डिस्प्ले ऑफ विट। उनको किसमें मजा आता था? उनको
अपनी बुद्धि दिखाने में मजा आता था। फार फेच्ड इमेजेस, दूर दूर तक की जो एक ऐसी इमेजेस जो अलग इमेजेस होती थी उनके बारे में बताने में मजा आता था। हाइपरबोल करने में उनको मजा आता था, अतिशयोक्ति करने में, बड़ा चढ़ाकर बात करने में। एंड कंसीट्स, और कंसीट्स मीन्स ये भी बहुत ऐसा टर्म है जिसको आपको लिखना होगा, क्योंकि ये वर्ड बोल रहा है जो एलेबोरेटेड या फिर एक्सटेंडेड मेटाफर्स के लिए यूज़ किया जाता है। सबने पढ़ रखा होगा कि मेटाफर्स क्या होते हैं। तो जो मेटाफर हो जो होते हैं उसमें एक्सटेंडेड वर्ड और आप आगे जोड़ देंगे तो दैट इज कंसीट्स। तो कंसीट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे वो। जो दो अनलाइक थिंग्स होती है उन अनलाइक थिंग्स के बीच में कनेक्टिविटी बताते हैं, तो वो एंजॉय करते थे, उनको मजा आता था अपनी बुद्धिता दिखाने में, विद्वता दिखाने में। ऐसी इमेजेस जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी अतिशयोक्ति, ऐसी बड़ा चढ़ाकर बताने में, और कंसीट्स यूज करते थे। मेटाफिजिकल पोइट्स वर मेटाफिजिकल पोइट्स रोट लव पोइम्स, उन्होंने लव पोइम्स लिखी है दैट एक्सिबिटेड देयर साइनिकल एटीट्यूड टुवर्ड द फेयर सेक्स, joys of conjugal love and platonic love too। तो उन्होंने जो पोएम्स लिखी है, लव पोएम्स लिखी है उन्होंने, उन्होंने दाम्पत्य जीवन के बारे में, एक मिलन पोएम जहाँ पर मिलन होता है, या फिर दाम्पत्य प्रेम, या फिर जो प्लेटोनिक लव मीन्स स्पिरिचुअल लव, जहाँ पर किसी तरह की लस्ट नहीं होती, ऐसा लव जहाँ पर कोई लस्ट नहीं, कोई वासना नहीं है, वो ऐसी लव। तो स्पिरिचुअल लव के ऊपर उन्होंने पोएम लिखी है। इन 20th सेंचुरी T.S. Eliot revived metaphysical poetry by calling it fruit of passionate thinking। यहाँ पर T.S. Eliot का नाम भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहाँ पर डॉक्टर सैमुअल जोन्स ने इस टर्म को कोइंड तो किया है, परंतु एज ए कंटेम्प्ट उन्होंने यूज़ किया, परंतु यहाँ पर T.S. Eliot ने उनको एडमायर किया है, उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने इसको फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग बताया है कि जहाँ पर ये थिंकिंग जो है किसी इस तरह की है, उसका फल है जब बहुत आपने ज़बरदस्त एक थिंकिंग रख करके कुछ चीज़ करी है तो उसका फल है ये। इसमें अपन लाइन टू लाइन टर्म पर नहीं जाएंगे। ही रोट अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, उसने बात भी बोली थी कि जो डन था उसके लिए तो थॉट एक एक्सपीरियंस था। जो भी वो विचार करते थे, वो जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते थे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती थी। तो यहाँ पर अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस एंड एडमायर्ड, क्योंकि उन्होंने प्रशंसा करी है दैट एंड बाय सेइंग। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने तो कंटेम्प्ट किया है और यहाँ पर उन्होंने एडमायर किया है। द फिगर ऑफ स्पीच इज एलेबोरेटेड टू द फारदेस्ट स्टेज टू विच इंग्यूनिटी कैन कैरी इट मेटाफिजिकल पॉइंट। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो एक्चुअल में यहाँ पर जो मेन है वो है कंसीट, उसका बहुत अच्छा यूज़ किया है मेटाफिजिकल पोइट्स ने। तो यहाँ पर आपको स्पेशली जो इसके अंदर देखने को मिलेगा वही देखने को मिलेगा कि 17th सेंचुरी के पोइट्स के बारे में बात हो रही है। दूसरा जो 17th सेंचुरी के पोइट्स थे वो थे जॉन डन, अब्राहम कोविली, एंड्रू मार्वेल। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का आपको नाम ध्यान रखना होगा कि उन्होंने एज ए कंटेम्प्ट उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री को उन्होंने क्लासीफाई किया है। एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैबिचुअल डेविएशन फ्रॉम द नेचुरलनेस ऑफ थॉट एंड स्टाइल फॉर नोवेल्टी एंड क्विंटनेस बाय दीज पोइट्स, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना होगा कि उन्होंने अब बिल्कुल नई चीज़ें लेकर आते थे, ऐसी चीज़ें बताने में उनको मज़ा आता था जो पहले किसी ने ना सोची हो, पहले किसी ने इमेजिन ना करी हो, पहले किसी ने बताई ना हो, तो वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे। दो एंजॉयड इन डिस्प्ले ऑफ विट फार फेच्ड इमेजेस हाइपरबोल एंड कंसीट्स। तो आपको इसमें कंसीट्स भी वर्ड यूज करना आना चाहिए, कंसीट्स आपको बहुत ज़्यादा लिखना होगा इसके अंदर। तो मेटाफिजिकल रोट लव पोइम्स लिखी उन्होंने, T.S. एलियट ने उन्होंने एडमायर किया है। बच्चों इसके अलावा जो हल्का सा मैं एक्स्ट्रा जो आपको दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है या आ सकता है और आपको किस चीज़ पे फोकस कर लेना है, मैं हल्का सा आपको एक्स्ट्रा कुछ दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेटाफिजिक, तो मेटाफिजिक का मतलब क्या होता है?
ए फिलोसॉफी दैट डील्स विद, ये कुछ एक्स्ट्रा बच्चों के लिए जो हल्का सा कुछ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मेटाफिजिक्स मीन्स अ फिलोसॉफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एक्सिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज। क्योंकि मेटाफिजिकल पॉइंट मेटाफिजिक का से टर्म्स का से है, तो मेटाफिजिक्स मीन्स एक ऐसी दर्शन शास्त्र से है जिसका संबंध जो ये क्या बताती है, जो स्टडी है अस्तित्व के बारे में बताती है, मतलब गॉड का एक्सिस्टेंस या अपना एक्सिस्टेंस हो, ट्रूथ है और नॉलेज के बारे में। मेटा मीन्स बियॉन्ड या आफ्टर बोल सकते हैं। फिजिक मीन्स फिजिकल इन नेचर और कॉन्क्रीट शेप, मतलब यहाँ पर विच डू नॉट हैव कॉन्क्रीट शेप, और या यूँ कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल पोइम्स हो गई उनके बारे में। तो यहाँ पर आप स्पेशली बोल सकते हैं कि ये दीज आर द स्पिरिचुअल पोइम्स। हल्का से यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं मेटा और बियॉन्ड वर्ड को, यहाँ पर मेटाफिजिक वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। द टर्म दोबारा हो सकता है रिवीजन बन जाए आपके लिए। टर्म वाज यूज्ड फॉर 17th सेंचुरी पोइट्स एट फर्स्ट, जो सबसे पहले इस टर्म को यूज किया गया था वो 17वीं शताब्दी के पोइट्स के लिए यूज किया गया था। टर्म कोइंड बाय द डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एज कंटेम्प्ट अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ जॉन डन, अब्राहम कोयली एंड एंड्रयू मार्वेल, जो आपको ध्यान रखना है। टी.एस. एलियट ने जो यहाँ पर यूज किया है, जो उनको एडमायर किया है, एक्चुअल में ये कोटेशन है। उन कोटेशन के बेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कोटेशन दे दें कि कोटेशन किसका था और उसकी क्या स्पेशलिटी थी या ये किस चीज़ के बारे में था, तो ये कोटेशन आपको याद रखने हैं। जो इसके कोटेशन थे एलियट के कोटेशन, पहला तो है फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग, ये पूछा जा सकता है। फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग किनके लिए किसके लिए कहा गया है या फिर किसने कहा है। दूसरा कोटेशन इनके लिए बनता है अ थॉट टू डन वाज एक्सपीरियंस, दोबारा सुन लेना, अ थॉट टू डन वाज एक्सपीरियंस, दूसरा कोटेशन ये वाला है। तीसरा कोटेशन है वही जो हम लोग पढ़ चुके हैं, द फिगर ऑफ स्पीच इज इलेबोरेटेड टू द फार्देस्ट स्टेज टू विच इंफिनिटी कैन कैरी इट इन मेटाफिजिकल पॉइंट। ये तीन कोटेशन के आधार पर ये मैं हल्का सा अलग ले रहा हूँ इन चीज़ों को, ताकि आप एज ए पेपर की तैयारी के लिए आप हल्का सा वो रखें कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है या फिर आपको किस तरह से आंसर देना है। तो ये इसके जो कोटेशंस थे, जो कोट्स थे। दूसरा है ये एलिमेंट्स और डिवाइसेस, कि यहाँ पर मेटाफिजिकल पोइट्स में जो पोम्स थी उसके अंदर किस तरह की लिटरेरी टर्म्स या जो डिवाइसेस यूज होती है या एलिमेंट्स है। तो पहला है कंसिट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो आपको इसमें आंसर देना होगा। कंसिट्स लिखना है वर्ड आपको, मेटाफर आपको वर्ड लिखना है। तीसरा है पन या पेरोनोमेसिया या वर्ड प्ले, और एक और है पैराडॉक्स और मीटर। ये आपको ये जो 4-5 वर्ड है जिसके एलिमेंट्स या डिवाइसेस, इसके बारे में लिखना है। स्पेशली क्वेश्चन केवल मेटाफिजिकल पोइट्री के ऊपर डायरेक्ट नहीं आ सकता, इसकी आपको एलिमेंट्स भी अलग से पूछ सकते हैं, इसके अंदर कोटेशन को लेकर अलग से पूछ सकते हैं। अब कंसिट्स में भी आपको हल्का सा डिफाइन करके लिखना होगा क्योंकि 3 नंबर का मार्क्स आएगा। तो एक्सटेंडेड मेटाफर को बोलते हैं, सबको ध्यान होगा ये वाला। दूसरा कंपेरिजन बिटवीन टू वेरी अनलाइक थिंग्स होती है, जब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों के बीच में कंपेरिजन करते हैं। these things are so unlike that readers cannot imagine to compare them at all। यहाँ तक कि जो अनलाइक थिंग्स होती है वो इतनी ज़्यादा अनलाइक या फिर इतनी ज़्यादा डिफरेंट होती है कि जहाँ पर कोई रीडर सोच ही नहीं सकता कि यार इनके बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है क्या। तो कंसेप्ट इसको बोलते हैं। तो कंसेप्ट्स को, क्योंकि जब आप डिवाइसेस लिखेंगे केवल डिवाइसेस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको हल्का सा डिफाइन करना होगा। तो कंसेप्ट को ऐसे डिफाइन करेंगे। दूसरा मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग एज, लाइक और एनी अदर कनेक्टिंग वर्ड्स। सिमिली और मेटाफर्स में आप डिफरेंस जानते हैं। सिमिली में जहाँ पर हम लाइक और एज यूज करते हैं कि यू शाइन लाइक ए सन, कि आप सूरज की तरह चमकते हैं, तो मैंने लाइक वर्ड यूज़ किया या एज वर्ड यूज़ करूँगा तो ये सिमिली बन गया। पर तो मैं डायरेक्ट अगर यूँ यूज़ करूँ कि यू आर सन,
तो आप सूरज हैं, तो यहाँ पर ये मेटाफर बन गया। यहाँ पर लाइक और इस वर्ड को यूज नहीं किया है। तो पहला हो गया कंसीड, दूसरा हो गया मेटाफर, तीसरी जो भरी होती है पन से भरी होती है PUN, या पेरोनोमेसिया वर्ड बोल सकते हैं, या वर्ड प्ले वर्ड बोल सकते हैं। आप तीनों ही वर्ड लिख सकते हैं कि व्हेन अ वर्ड हैज़ टू मीनिंग्स, जब किसी शब्द के दो मीनिंग होते हैं, या फिर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और उनकी साउंड क्या है सेम जैसी सेम आती है, तो वर्ड प्ले है। एक तरह में एक किसी वर्ड को हमने दो अलग अलग जगह यूज़ किया है, मतलब यूज़ करते हैं वो लोग, और दोनों ही की डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। एक और है डिवाइस पैराडॉक्स, अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं आपको वहाँ करना है क्योंकि 3 मार्क्स का रहेगा ये। पैराडॉक्स मीन्स अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जहाँ पर स्टेटमेंट ही अपने में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स मैं बोलूँ कि आप गोरे हैं, तो आप गोरे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो बन गया कि इसका मतलब ये हो गया कि आप काले नहीं हैं। ठीक है। मीटर, मीटर क्या होता है? ए यूनिट ऑफ रिदम इन पोइट्री। जो पोइट्री में कोई रिदम चलती है, ताल चलती है, वो किस फुट या फीट की है? मोनोफुट है, या डाई फीट है, या ट्राई फीट है, या टेट्रा फीट है, हेक्साफीट, पेंटाफीट, ऑक्टाफीट तक पोइम्स होती है। तो ये डिवाइसेस को लेकर के आ सकता है। फिर है थीम्स। इसकी थीम्स क्या क्या है? मेटाफिजिकल पोइट्री की थीम्स क्या क्या होती है? तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा, लिखना होगा। फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट होते हैं, लव है, लस्ट है, पेशेंस है, रिलीजन है, मॉरलिटी है, गॉड, ब्यूटी, फेथ एंड सो ऑन। आपको ये थीम्स लिखने होंगे वर्ड्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि अगर बाय द वे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको हल्का से डिफाइन करना हो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में, तो आपको क्या क्या चीज़ लिखनी है? एब्रुप्ट बिगनिंग। एब्रुप्ट बिगनिंग का मतलब होता है जो विदाउट मॉडेस्ट कोई बिगनिंग शुरू होती है, रूट मैनर में शुरू होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखा रहे हैं वो लोग, वो बस जो लिखना है स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं एब्रुप्ट बिगनिंग। इसकी स्पेशलिटी या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं अपन यहाँ पर। तो पहला हो गया एब्रुप्ट बिगनिंग। दूसरा वही सेम चीज, ए हैबिचुअल डेविएशन फ्रॉम नेचुरलनेस ऑफ थॉट और कन्वेंशनल थॉट। जो कन्वेंशनल थॉट है उससे अलग हटके जो उनकी आदत है अलग लीड से अलग कुछ लिखने की। एंड स्टाइल फॉर नोवेल्टी एंड क्वेंटनेस। मैंने वही चीज़ यहाँ पर क्वेट करी है ताकि आपको ध्यान रह जाएगा कि दूसरा क्या पॉइंट रहेगा। तीसरा, पोइट विश वॉज टू से, उनकी इच्छा क्या होती है? टू से द थॉट्स दैट हैव नेवर बीन सेड बिफोर। जिसके बारे में पहले कभी कुछ नहीं लिखा गया है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कही है, नया थॉट लेकर आने की उनकी मंशा होती है, इच्छा होती है। लैंग्वेज इज कोलिक्विल। उनकी जो जितनी भी पोइम्स होती है उनकी लैंग्वेज कोलिक्विल होती है। कोलिक्विल का मतलब टफ वर्ड से नहीं होता कि टफ वर्ड यूज कर रहे हैं, आम बोलचाल की ही चीजें वो लोग यूज करते हैं, परंतु थॉट डिफरेंट होती है। कोलिक्विल मीन्स बोलचाल, जो जनरली हम लोग बोलते हैं वही चीजें वो लोग यूज करते हैं अपने, उनकी लेखनी में वही चीजें शामिल होगी जो हम आदतन जो या फिर हम लोग देखते करते हैं, बस थॉट अलग हटके होती है। तो लैंग्वेज क्या है उनकी? कोलिक्विल लैंग्वेज होती है। लिखना है आपको, लैडेन विद कंसीट्स, पैराडॉक्सेस, फार फेच्ड इमेजेज। आपको ये चीज लिखनी है कि उनकी जितने भी पोइम्स होती हैं, वो जो पोइम्स होती है वो क्या होती है? कंसीट से भरी होती है, पैराडॉक्स से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, फार फेच्ड इमेजेस है। ये आपको 3 चीज़ें आपको उसमें लिखनी ही होगी। नेक्स्ट है आर्गुमेंटेटिव। जितनी भी पोइम्स होती हैं ये सब पोइम्स क्या होती है? आर्गुमेंटेटिव होती है। एक और है कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज। यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फ्रॉम साइंस एंड लॉ। यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया है। जैसे हल्का सा आपको ध्यान हो कि कंपास को लेकर के वो लोग, या फ्ली को लेकर के कुछ एग्जाम्पल इस तरह के आते हैं जो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि छोटा सा है पोर्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। तो इसके जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और आशा करता हूँ आपको ये यूज़फुल लगी होगी। और इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। थैंक्स।